एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी कोचिंग क्लासेस। तो आप लोगों की डिमांड पे हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम जेकेपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री पोस्ट के जो आपकी लेटेस्ट वैकेंसीज निकली हैं उसके जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसका सॉल्व करना, उनका सॉल्यूशन स्टार्ट किया था इस सीरीज में, जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है, उसका प्रोबेबल आंसर क्या है, और बाकी ऑप्शंस को भी स्टडी करें कि वो क्यों नहीं हो सकते। तो उसी सीरीज का आज हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। आज के पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 60 तक डिस्कस करेंगे, 65 तक, 41 से लेके 65 तक। मेजरली ये इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक वाला पार्ट डिस्कस होने वाला है आज की वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। रूल्स आर सेम। उठाइए अपना कॉपी पेन, स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करेंगे, देन आफ्टर सॉल्विंग वीडियो को दोबारा स्टार्ट करें, ठीक है। फिर देखना है आपने क्या आंसर लिया और मैंने क्या आंसर लिया, वेदर इज इट करेक्ट और नॉट। और चाहे आंसर रॉन्ग हो या राइट हो, आपको सोल्यूशन देखना है कि आपका क्या अप्रोच रहा, मेरा क्या अप्रोच रहा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है विल्किंसन कैटलिस्ट इज, ये कैटलिस्ट दिया हुआ है। दिस इज अ विल्किंसन कैटलिस्ट, बेसिकली दिस इज एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ओएम से, ठीक है। ये कैटलिस्ट पर्टिकुलरली यूज होता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स के लिए। ये एल्कीन्स में जब हाइड्रोजन ऐड करवाना हो, बेसिकली एल्केन्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो वहां पे ये कैटलिस्ट यूज होता है इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। ये इसका मेजर वर्क है। और वैसे इस क्वेश्चन से लिंक नहीं है, मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात बताती हूँ छोटी सी, आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। क्या? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें मेटल और कार्बन की डायरेक्ट लिंकेज हो। तो अगर आप देख रहे हो, मेटल इज रोडियम जिसके साथ एक क्लोरीन लिगेंड अटैच है एंड 3 फॉस्फेन लिगेंड्स आर अटैच्ड। तो यहाँ पे मेटल और कार्बन का बॉन्ड तो बन ही नहीं रहा, तो मैंने इसको ऑर्गेनोमेटालिक क्यों बोला। तो ये भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है क्योंकि मेजरली ये हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स में यूज होता है। तो व्हेनेवर यू ड्रॉ द मैकेनिज्म, तो उसमें एक स्टेप में क्या होगा, जो सी डबल बॉन्ड सी है दैट गेट अटैच टू दिस रोडियम मेटल, ठीक है, जिसकी वजह से ही इसको ओएमसी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड माना जाता है। अदरवाइज इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला में देखोगे तो मेटल और कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। दिस इज द रीजन। ओके, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच देयर इज आउटर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। आपके पास 4 कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं जिन आपको बताना है किसमें आउटर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन है। अगर मैं इन चारों कॉम्प्लेक्स को स्टडी करूं तो 6 अमोनिया 6 अमोनिया 6 अमोनिया 6 अमोनिया, ठीक है। तो 6 लिगेंड्स आर प्रेजेंट। तो जब आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो शेप इज द ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल, और उस केस में 2 hybridization are possible. One is D2sp3, second one is sp3d2। ये जो D2sp3 है इसको हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, और ये sp3d2 वाली को हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। तो बेसिकली हमें पता करना है इन चारों में से किसकी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन रही है और किसकी sp3d2। जिसकी भी sp3d2 बनेगी दैट इज आउटर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, दैट विल बी आवर आंसर, ठीक है। लिगेंड इन सब में अमोनिया है। अगर मैं अमोनिया की बात करूं तो अमोनिया किसी किसी केस में एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वर्क करता है, किसी किसी केस में एज अ वीक फील्ड लिगेंड। तो चेक करना पड़ेगा कि कैसी है। तो यहाँ पे आई विल अप्लाई वे बेटे। सबसे पहले आते हैं जिंक NH362 पॉजिटिव। जिंक, जिंक एटॉमिक नंबर 13। अगर एटॉमिक नंबर 30 है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज आर्गन 18 3d10 4s2। और यहाँ पे अमोनिया इज अ न्यूट्रल लिगेंड, तो जिंक इज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जिंक इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज आर्गन 18 3d10 4s0। तो जिंक के जो 3d ऑर्बिटल है वो पहले से ही फुली फिल्ड है, 10 इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड ऑलरेडी। तो इट मींस अगर 3d फुली फिल्ड पहले से ही है एंड यू हैव टू मेक एंटर द 6 लिगेंड्स, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, 4s 4p और 4t। एक s यहां से, p यहां से, d यहां से, तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी sp3d2।
तो हमें पहले में ही आंसर मिल गया कि ए इज द करेक्ट आंसर कि इसमें sp3d2 बन रही है। बट स्टिल हम बाकी ऑप्शंस भी चेक करेंगे, बी सी डी क्यों नहीं आ सकते। ठीक है, क्या उनकी D2sp3 आ रही है? यस, तो चेक करते हैं। अब आते हैं बी पे, दैट इज कोबाल्ट NH3 पॉजिटिव। कोबाल्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 27 होता है, आर्गन 18 3d7 4s2, और यहाँ पे कोबाल्ट +3 फॉर्म में प्रेजेंट है तो इट विल बी 3d6 4s0। अब 3d6 है कोबाल्ट, तो कुछ इस तरीके का होगा 1 2 3 4 5 6। अमोनिया जब कोबाल्ट इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, इट विल वर्क एज अ बट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। किसके जैसे बिहेव करता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसे। तो ये यहाँ पे पेयरिंग करवा देगा, और अगर ये पेयरिंग करवा देगा, आफ्टर पेयरिंग आपके पास ये दो ऑर्बिटल्स खाली बच जाएंगे, देन इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या यूज होगी? D2sp3। तो ये तो इनर ऑर्बिटल है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता था। देन इज द क्रोमियम। क्रोमियम की सबसे पहले तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, तो इट इज आर्गन 18 3d4 4s2। यही होती है? नहीं, इट इज 3d5 4s1, चेंज होती है। देन क्रोमियम यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इट विल बी 3d3 4s0। अब यहाँ पे 3d में सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड है। अगर 3d में 3 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल है, ये तो खाली ही पड़ा है, तो ऑब्वियसली D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी, ये भी नहीं हो सकता। सिमिलरली इज फॉर वेनेडियम। वेनेडियम 23 पे है, ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d3 4s2, और यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। वैसे यहाँ पे +2 आना चाहिए था, ठीक है, 2 कर लेते हैं। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो 3d3 आ जाएगा, तो ऑलरेडी 2d ऑर्बिटल्स आर एम्प्टी। ठीक है, तो ऑलरेडी 2 ऑर्बिटल्स एम्प्टी हैं, तो ये भी क्या होगी? D2sp3। तो फर्स्ट ही आपका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है sp3d2, दैट इज आउटर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट, coordination number and oxidation number of chromium in K3 this are respectively। सबसे पहले दे आर आस्किंग फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कितने मतलब कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे यहां से बहुत बच्चे मिस्टेक कर देंगे कि C2O4 3 लिगेंड्स आर प्रेजेंट, तो बच्चे क्या टिक कराएंगे? 3 कोऑर्डिनेशन नंबर टिक कराएंगे। नहीं, इट इज ऑक्सलेटो लिगेंड, ऑक्सलेट प्रेजेंट है, इट इज अ बाइडेंटेट लिगेंड। तो एक लिगेंड 2 बॉन्ड्स बना सकता है, एंड टोटल 3 लिगेंड्स हैं, तो वी विल हैव 6 बॉन्ड्स हियर। तो क्योंकि 6 बॉन्ड्स हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6। तो 3 वाली ऑप्शंस तो कट ही कर दो। वैसे तो मेरे को यहीं से आंसर मिल गया, 6 एंड +3। चेक भी कर लेते हैं। अब आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर पे। पोटेशियम अल्कली मेटल है, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +1। क्रोमियम की हमने फाइंड करनी है। C2O4 ऑक्सलेटो बाइडेंटेट लिगेंड है, हैविंग द चार्ज -2, तो +1 × 3 +3 +6। ऑक्सलेटो कितने हैं? 3, तो -2 × 3 -6 इज इक्वल्स टू 0। तो 3 + x - 6 इक्वल्स टू 0, तो x - 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x कितना आ गया? 3। तो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +3। अब जो स्टूडेंट्स ऐसी जल्दबाजी करेंगे ना C2O4, वो इसका आंसर 3 + 3 टिक करके आए होंगे, बट दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, तो 6 एंड +3 ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल। इसमें कुछ सोच समझने वाला नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। ऑसिलेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए जो 0 पॉइंट एनर्जी होती है, दैट इज ½ वी ऑसिलेशन, ½ जिसको आप बोलते हो, है ना। दिस इज द 0 पॉइंट एनर्जी जो फर्स्ट स्टेट की होती है। ये कैसे आती है? मतलब En के लिए फॉर्मूला होता है ना आपके पास n+1 HV ऑसिलेशन, n+1/2। तो अगर आप n की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दोगे, तो En कितना आ जाएगा? 1/2 HV ऑसिलेशन। तो इस तरीके से, ठीक है, सो ये ऐसे करना था। नेक्स्ट, द ज्योमेट्री ऑफ निकल टेट्राकार्बोनिल एंड डाइक्लोराइडो डाइफॉस्फेन निकल, इसकी ज्योमेट्री पता करनी है। क्या ये स्क्वायर प्लेनर है या टेट्राहेड्रल है या कैसे है?
तो लेट अस स्टार्ट विद निकल टेट्राकार्बोनिल, यहां से स्टार्ट करते हैं। निकल टेट्राकार्बोनिल में निकल एटॉमिक नंबर 28, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 3d8 4s2। नाउ कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड है तो निकल यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो सेम ही रहेगा। तो क्या बनाएंगे, वी विल ड्रॉ 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज 3d, दिस इज 4s, दिस इज 4p, इतना इनफ है 4s2। ठीक है, अब क्योंकि कार्बोनिल इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जंप करवाएगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट। तो व्हाट यू विल गेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीट, ये खाली हुआ। अब नो डाउट चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था पर निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होने के बावजूद भी DsP2 पॉसिबल नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। 6 कार्बोनिल लिगेंड्स यहाँ पे आके एंटर करेंगे, यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे अपने, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ऑब्वियसली शेप क्या होगी, टेट्राहेड्रल। और सेकेंड एग्जांपल भी चेक कर लेते हैं। सेकेंड इज निकल PPH3 ट्वाइस Cl2। तो बेसिक तो सेम ही है कि निकल इनिशियली क्या होगा, आर्गन 18 3d8 4s2, पर यहाँ पे निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्योंकि ये तो न्यूट्रल लिगेंड है पर क्लोरीन न्यूट्रल लिगेंड नहीं है, आयनिक है। तो इट विल बी आर्गन 18 3d8, क्या आएगा, आर्गन 18 3d8। तो कुछ इस तरीके से होगा, आर्गन 18 3d8। अब क्या करवाते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 strand। नाउ दिस इज इन द ग्राउंड स्टेट। और अगर मैं एक्साइटेड स्टेट की बात करूं तो मेरे पास लिगेंड है PPH3Cl। अब क्लोरीन को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है और PPH3 बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है कि हाँ पेयरिंग करवाएगा ही करवाएगा, तो इस केस में कोई पेयरिंग नहीं होती, तो यू आर हैविंग ओनली sp3 empty। ऐसे नहीं है कि कोई पेयरिंग हो जाएगी तो आपके पास sp3 ही हाइब्रिडाइजेशन आएगी, यहीं पे जाके क्लोरीन और फॉस्फिन अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, तो अगेन द शेप इज टेट्राहेड्रल। तो दोनों ही केसेस में शेप आ रही है टेट्राहेड्रल, तो बोथ टेट्राहेड्रल, दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, which of the following represents the correct order of decreasing energy for electronic transitions। अलग अलग ट्रांजिशन दी हुई हैं, आपको बताना है कि इनमें से एनर्जी किस टाइप से डिक्रीज होती है। तो इसके लिए व्हाट आई कैन डू, मैं एनर्जी लेवल ड्रॉ कर लेती हूँ। कुछ इसी टाइप से होते हैं आपके एनर्जी लेवल, सिग्मा, फिर पाई, फिर एन दैट इज नॉन बॉन्डिंग, देन पाई स्टार, देन सिग्मा स्टार। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार, ये होगी सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। सिग्मा टू पाई स्टार, तो सिग्मा से पाई स्टार के लिए ट्रांजिशन ये हो गई। पाई टू पाई स्टार, ये वाली ट्रांजिशन हो गई। एक है एन टू पाई स्टार, ये वाली हो गई। तो मेरे को देख के ही पता लग रहा है कि एनर्जी गैप क्या आ रहा है, सबसे ज्यादा सिग्मा टू सिग्मा स्टार के लिए एनर्जी गैप इतनी बड़ा है, देन सेकेंड नंबर पे सिग्मा टू पाई स्टार के लिए है, थर्ड नंबर पे पाई टू पाई स्टार के लिए है, फोर्थ पे एन टू पाई स्टार के लिए। तो यही डेल्टा ई की वैल्यू है होमो और ल्यूमो के बीच का गैप, तो ए ही ऑप्शन आपका करेक्ट बन रहा है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल बेंजीन आर। कहता वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करनी है, तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है 3n-5 एंड 3n-6। दिस फॉर्मूला इज फॉर लीनियर मॉलिक्यूल्स एंड दिस फॉर्मूला इज फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स। एज क्वेश्चन में ही दे रखा है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है बेंजीन, तो वी विल यूज दिस वाला फॉर्मूला। हियर n इज द नंबर ऑफ एटम्स, तो बेंजीन का फॉर्मूला इज C6H6। तो टोटल वी आर हैविंग 6 कार्बन एटम्स एंड 6 हाइड्रोजन एटम, 12 एटम्स, तो इट इज 3 into 12 minus 6, 12 3 is 36 minus 6 that is 30। तो कितने आगे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, 30। ओके, नेक्स्ट, इन द PMR स्पेक्ट्रम, PMR कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप NMR पढ़ते हो, ठीक है। तो NMR जब आप प्रोटोन के लिए स्टडी करते हो दैट इज PMR।
वही है। An equivalent proton split a signal due to protons on a neighboring carbon atom into, मान लो आपके पास ये कंपाउंड है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को पता है ये दोनों कार्बन टर्मिनल पोजीशन पे है, तो इनके हाइड्रोजन सेम सिग्नल देंगे। ये वाला एक सेकेंडरी अलग कार्बन है, तो इसके हाइड्रोजन डिफरेंट सिग्नल देंगे, तो आई विल गेट 2 सिग्नल्स। बी का सिग्नल है वो अपने एडजेसेंट वाले प्रोटॉन की वजह से कितना स्प्लिट होगा, उसके लिए कौन सा रूल अप्लाई करते हो, पर्टिकुलर प्रोटॉन एनएमआर में n+1 रूल है ना। इसके नेबर में कितने प्रोटॉन्स है, इसके नेबर में 3 ये रहे 3 ये रहे 6 हो गए, तो 6+1 दैट इज 7, 7 लाइंस में स्प्लिट होगा। और ए का क्या बनेगा, ए के नेबर में ओनली 2 प्रोटॉन्स है, तो इसका आपके पास क्या आएगा, 2+1 इज 3, ट्रिपलेट आएगा। तो इसके लिए कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट n+1, ठीक है। नेक्स्ट, the emission of a radiation which result due to transition of the molecule from excited state to ground state without a change in multiplicity। कोई चीज आ रही है एक्साइटेड स्टेट से लेके ग्राउंड स्टेट तक फॉल कर रही है, ऊपर रेडिएशंस भी वो एमिट कर रही है, ठीक है, रेडिएशन के एमिटेंस हो रही है विदाउट अ चेंज इन मल्टीप्लिसिटी, पर मल्टीप्लिसिटी नहीं चेंज हो रही, रेडिएटिव ट्रांजिशन है, मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं हो रही। अगर ये सिंगलेट है इट विल बी सिंगलेट, अगर ये ट्रिपलेट है इट विल बी ट्रिपलेट। तो ये किस में होता है, ये सारा होता है फ्लोरेसेंस में, जब मल्टीप्लिसिटी चेंज ना हो एज वेल एज आपकी रेडिएटिव ट्रांजिशन हो, एनर्जी का लॉस हो, दैट इज क्या है, फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट, एन ऑक्सोक्रोम शिफ्ट द एब्सॉर्प्शन बैंड टुवर्ड्स। सबसे पहले तो ये ऑक्सोक्रोम क्या होता है, ऑक्सोक्रोम एक ऐसा ग्रुप है जो क्या करता है, कॉन्जुगेशन इंक्रीज कर देता है आपके पर्टिकुलर ग्रुप के साथ लग के, बट इट विल इंक्रीज द कॉन्जुगेशन। अगर ये इंक्रीज कर देता है तो आपने सुना होगा मोर विल बी द कॉन्जुगेशन लेसर इज द एनर्जी गैप बिटवीन होमो एंड ल्यूमो, तो डेल्टा ई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी अगर ये कॉन्जुगेशन इंक्रीज कर देगा। अगर डेल्टा ई डिक्रीज हो गया, नाउ वी नो ई इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा, एनर्जी और वेवलेंथ का आपस में क्या है, उल्टा रिलेशन है, ठीक है। अगर डेल्टा ई डिक्रीज हो गई तो लैम्डा मैक्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो ऑक्सोक्रोम क्या करते हैं, जो भी आपका सिग्नल आ रहा है, बैंड आ रहा है, उसको टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ शिफ्ट कर देते हैं। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन जियोलाइट which is a hydrated sodium aluminium silicate is treated with hard water, the sodium ions are exchanged with। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट एक जियोलाइट है, जब इसको आप हार्ड वाटर के साथ ट्रीट करवाओगे तो उसके सोडियम आयंस किससे एक्सचेंज होंगे, तो हार्ड वाटर में हमारे पास किस किस के आयंस प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, तो ये दोनों के दोनों ही विल गेट रिप्लेस्ड विद द सोडियम, एक्सचेंज रिएक्शन होगी हार्डनेस को रिमूवल के लिए, तो यू विल गेट द रिएक्शन। तो आंसर क्या आ गया, डी, दैट इज कैल्शियम एज वेल एज मैग्नीशियम, दोनों ही रिप्लेस हो जाएंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस विल बी कलर्ड। इन 4 कॉम्प्लेक्स गिवन है, इनमें से कलर्ड कौन सा है, तो कलर्ड कॉम्प्लेक्स होने के लिए डी डी ट्रांजिशन का होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर डी ऑर्बिटल्स मतलब कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। डी डी ट्रांजिशन के लिए यू मस्ट हैव एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है। तो मैं चेक कर लेती हूँ किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन वगैरह बाद में देखेंगे बना बनू के, सीधा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं। टाइटेनियम, टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गनेटीन, देन 3d2 4s0 4s2, और यहाँ पे टाइटेनियम +3 में प्रेजेंट है, तो इट विल बी आर्गनेटीन 3d1 4s0। तो यहाँ पे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये तो कलर्ड होगा, तो ठीक है, बट स्टिल हम बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ये जिंक NH3 6 2 पॉजिटिव, तो जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गनेटीन 3d10 4s2, और जिंक यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो 3d10, तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये तो कलर हो ही नहीं सकता। देन इज टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, तो टाइटेनियम 4 पॉजिटिव के लिए क्या आएगा, आर्गनेटीन 3d0 4s0, तो इसमें डी इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये भी कलर नहीं हो सकता। देन इज एल्यूमिनियम, ठीक है,
एल्यूमिनियम क्या है, इसका तो एटॉमिक नंबर ही 13 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1, बस इतनी की है। तो अब इसमें तो डी इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो कौन सी डी ट्रांजिशन, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर आया ए। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग molecule ions the central atom doesn't involve d orbital in the hybridization process। बेसिकली मेरे को इन सबकी हाइब्रिडाइजेशन पता करनी है। आपको पता करना है किसकी हाइब्रिडाइजेशन में डी नहीं यूज हो रहा। सबसे पहले चलते हैं I3 नेगेटिव पे। I3 नेगेटिव पे एक होता है I नेगेटिव विच विल एक्ट एज अ सेंट्रल एटम, और दो आयोडीन इसे सराउंड करते हैं। चेक कर लेते हैं आयोडीन के अकॉर्डिंग। आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, नेगेटिव चार्ज के कारण एक 8th इलेक्ट्रॉन आ गया। एक इलेक्ट्रॉन ये बॉन्डिंग के लिए इसका लेगा, एक इसके साथ, तो यहाँ पे 2 तो बनेंगे बॉन्ड पेयर्स, और 1 2 और 3 बनेंगे लोन पेयर। तो टोटल 5 आ गए, तो 3 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर मिलके बनाएंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये तो नहीं हो सकता। देन इज SF6। तो सल्फर के वैलेंस शेल में यू आर हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स, और हर एक फ्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हेयर यू आर हैविंग 6 बॉन्ड पेयर्स। तो D2sp3 sp3 D2, तो ये भी नहीं हो सकता। देन इज कॉपर NH3 4 2 पॉजिटिव। तो कॉपर एटॉमिक नंबर इज 29, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज आर्गन 18 3d10 4s1, और कॉपर यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इट विल बी आर्गन 18 3d9 4s0। तो 3d में 9 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो आई थिंक अगर अब जिसको एक स्पेशल बात होती है वीबीटी में वो याद नहीं है, वो बच्चा क्या करेगा कि 4 अमोनिया लिगेंड विल फॉर्म sp3 हाइब्रिडाइजेशन, पर दैट इज रॉन्ग। इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है DsP2। ये केस वही है जो आप पढ़ते हो इन द लिमिटेशन ऑफ वीबीटी। वीबीटी लिमिटेशन होती है कि ये कॉपर वाले कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इन्होंने बोला कि ये जो एक डी इलेक्ट्रॉन बचा ना, ये यहाँ पे पी में जंप कर जाता है, एज अ रिजल्ट ये डी ऑर्बिटल खाली हो जाता है, क्योंकि वो तो पी में जंप कर गया है ना। तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आती है आपके पास पर्टिकुलरली। दैट्स वाई ये अब जो तो स्टूडेंट याद नहीं करके या इस लिमिटेशन को, वो तो यही टिक कराएगा। पर अगर आपको पता है ये लिमिटेशन होती है इसकी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है, तो यू विल टिक द करेक्ट आंसर। तो ये भी नहीं हो सकता, तो बचा ये ऑब्वियसली यही ऑप्शन होगा। पर चेक कर लेते हैं MnO4 को। Mn वैसे ये MnO4 नेगेटिव था। MnO4 की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है जिसमें मैग्नीज की हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, तो यहाँ पे कोई भी d ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं हो रहा। सो D इज द ऑप्शन which doesn't involve the d orbital in the hybridization. Okay. Next, which out of the following structures is expected to have the 3 bond pair and 1 lone pair? किस स्ट्रक्चर में आपके पास 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, 1 लोन पेयर होते हैं? तो हमने पढ़ा था जब आपके पास टोटल 4 हो तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। जिसमें जब 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होता है तो उसके लिए हम बोलते हैं पिरामिडल बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया। अमोनिया के केस में 3 हाइड्रोजन विल मेक 3 बॉन्ड पेयर्स और एक लोन पेयर होता है, तो इसकी पिरामिडल शेप होती है। तो डायरेक्ट आंसर आ गया डी। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई स्पिन एक्वा कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट जॉन टेलर डिस्टोर्शन? तो जेटीडी शो करने के लिए जो आपकी सिमेट्री एग्जिस्ट करनी चाहिए, सिमेट्री मतलब इन द सेंस डीजनरेसी एग्जिस्ट करनी चाहिए, है ना। इट मींस आइदर T2G या फिर EG अनसिमेट्रिकली फिल्ड होना चाहिए। कि अगर T2G अनसिमेट्रिकली फिल्ड हुआ, मान लो T2G में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो डीजनरेसी आएगी 3, और अगर EG अनसिमेट्रिकली फिल्ड हुआ किसी भी तरीके से, तो डीजनरेसी आ जाएगी 2। और उसी डीजनरेसी को ब्रेक करने के लिए जेटीडी होती है। तो जेटीडी किसमें होगी? जिसमें
आइदर T2G और EG इज अनसिमेट्रिकली फिल्ड। देखिए सारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, EG अपसाइड, T2G डाउन साइड। मैं बार बार नहीं ड्रॉ करूंगी, यहीं पे फिक्स कर देते हैं। क्रोमियम, क्रोमियम के लिए आर्गन 18 3D5 4s1 यही होता है। क्रोमियम यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो 3D3 विल बी हियर। ठीक है, तो क्रोमियम 3 है, तो 1 2 3, ये तो सिमेट्रिकली फिल्ड आ गया T2G EGB। इसकी तो डिजनरेसी 1 आ रही है, तो इट मीन्स ये ऑप्शन नहीं हो सकता। देन इज क्रोमियम 4 पॉजिटिव। जब क्रोमियम 4 पॉजिटिव में होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल बी 3D2, और अगर आपके पास 3D2 यूज हो गया तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, और अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है, 3D2 हो गया, तो इस केस में डीजनरेसी देख लो, अब आप डीजनरेसी नहीं बन रही। अब इसकी 3 पॉसिबिलिटीज है, डीजनरेसी 3 आ गई, सिंगल नहीं आ रही। इधर ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में क्योंकि ये अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, तो इट विल शो जॉन टायलर डिस्टोर्शन, बी इज ऑप्शन। बट स्टिल हम बाकी ऑप्शंस भी चेक करेंगे। आयरन H2O6 3 पॉजिटिव, आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन 18 3D6 4s2, और आयरन क्योंकि 3 पॉजिटिव स्टेट में है, तो यहाँ पे 3D5 आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 वाटर वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये भी सिमेट्रिकली फिल्ड है, तो नहीं होगा। देन इज द निकल +2, निकल इज आर्गन 18 3D8 4s2, और जब वो निकल +2 की बात कर रहा है, देन इट इज सिंपली आर्गन 18 3D8, तो 8 है, 5 6 7 8, तो ये भी सिमेट्रिकली फिल्ड है, तो इस केस में भी JTD नहीं हो सकती थी, तो बी ही आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है द बॉन्ड लेंथ इन द स्पीशीज O2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव O2 आर इन द ऑर्डर। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए ना, या तो आपको बहुत टाइम चाहिए क्योंकि यू विल ड्रॉ द एमओटी डायग्राम, वहां से आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लोगे, या फिर आपको लर्न होने चाहिए। अगर आप इतनी चीजें लर्न कर सकते हो तो वेरी गुड, ठीक है। पर अब दोनों ही केस एक्सट्रीम है, लर्न करना भी मुश्किल है और इतना टाइम भी नहीं है पेपर में कि मैं एमओटी ड्रॉ करके देखूं। तो आई हैव ओनली वन ऑप्शन। क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास? शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो हमारी होती है, वी हैव टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको ना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने होते हैं जो भी स्पीशीज दी हुई है। अगर तो इलेक्ट्रॉन 14 है, देन उस केस में उसका जो बॉन्ड ऑर्डर आता है दैट इज 3। अगर इलेक्ट्रॉन 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, फर्दर ये 0.5 0.5 सब्ट्रैक्ट होता जाएगा। 15 के लिए 2.5, 16 के लिए 2, 17 के लिए 1.5, 18 के लिए 1 एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 13 है, 12 है, 11 है, तो भी ये 0.5 रिड्यूस होता जाएगा। 13 के लिए भी 2.5, देन 2, देन 1.5 एंड सो ऑन। तो मैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स चेक कर लेती हूँ। मेरे पास 3 है, O2, O2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो O2 के पास 16। O2 नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, 17। O2 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, दैट इज 15। बॉन्ड ऑर्डर चेक करते हैं। 16 के कम सामने कौन है? 2। O2 नेगेटिव 17 के लिए बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5। O2 पॉजिटिव 15 के लिए बॉन्ड ऑर्डर इज 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा O2 पॉजिटिव का है, देन O2 का है, देन O2 नेगेटिव का। नाउ वी नो जो बॉन्ड ऑर्डर है और बॉन्ड लेंथ आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, है ना, डबल ट्रिपल बॉन्ड, उनकी बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर इससे इनवर्स में आ जाएगा, रिवर्स। O2 नेगेटिव की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, देन O2, देन O2 पॉजिटिव। तो बॉन्ड लेंथ के लिए ये आ जाएगा O2 नेगेटिव, देन O2, O2 पॉजिटिव, विच इज गिवन इन ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following ions in a high spin octahedral complex will have the highest crystal field stabilization energy? कहता हाई स्पिन में इनमें से सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी किसके पास होगी? ठीक है, तो काउंट कर लेते हैं। टाइटेनियम 2 पॉजिटिव है, टाइटेनियम 2 पॉजिटिव, टाइटेनियम के लिए आर्गन 18 3D2 4s2,
और अगर टाइटेनियम 2 पॉजिटिव है, इट इज आर्गन 18 3d2 4s0। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, फिर काउंट करेंगे। वेनेडियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 3d3 4s2। वेनेडियम 3 पॉजिटिव है तो उसके लिए हो जाएगा 3d3 4s0। क्रोमियम +2 है, क्रोमियम के लिए होती है 3d5 4s1, पर क्योंकि क्रोमियम इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इट विल बी 3d4। और मैग्नीज के लिए होती है 3d5 4s2, यहाँ पे क्योंकि मैग्नीज +2 है तो इट विल बी 3d5। तो मेरे को चेक करना है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए स्प्लिटिंग इस तरीके से होती है, नीचे T2G ऊपर Eg। हाई स्पिन है तो पहले सिंगली फिल्ड होंगे, देन पेयरिंग विल टेक प्लेस। अब जो लोअर वाले होते हैं उनके लिए -0.4, ऊपर वालों के लिए +0.6। सबसे पहले टाइटेनियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2, तो इसके लिए एनर्जी कितनी आ जाएगी, -0.8 डेल्टा। फिर वेनेडियम के लिए 3 है तो 3 इंटू -4.5 0.4 इज -1.2 डेल्टा। फिर क्रोमियम के लिए ये है, एक इलेक्ट्रॉन और एंटर कर गया तो इलेक्ट्रॉनिक क्या आएगी इसकी एनर्जी CFSE की, 3 इंटू -0.4 इज -1.2 प्लस एक 0.6 में गया डेल्टा, दैट इज -0.6 डेल्टा। और लास्ट मैग्नीज +2 के लिए 3d5 है तो इट विल बी -1.2 प्लस 0.6 इंटू 2 प्लस 1.2 डेल्टा, दैट इज 0। तो मैक्सिमम किस केस में आ रही है, -1.2 डेल्टा ओ, दैट इज V2 पॉजिटिव। ठीक है, वेनेडियम के केस में। सो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, which of the following ligands produces highest crystal field splitting in a Fe3 octahedral complex? इसमें से सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किसमें होगी, जो सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, फ्लोरीन, वाटर, अमोनिया, ये सारे वीक फील्ड लिगेंड है। साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये मैक्सिमम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग प्रोड्यूस करेगा। इसके लिए जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है ना लिगेंड्स की, यू कैन लर्न दैट आल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विल नॉट एग्जिबिट रोटेशनल स्पेक्ट्रम? इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो नहीं करेगा? तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करने के लिए आई एम हैविंग वन कंडीशन कि मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल मूवमेंट का होना जरूरी है। मॉलिक्यूल मस्ट बी हैव नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, तो NO की बात करते हैं, एक नाइट्रोजन है एक ऑक्सीजन है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसमें डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू होगी यस। CO2, नो डाउट कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, पर इसमें दो डाइपोल्स इक्वल एंड अपोजिट हैं, ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, जो कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं ड्यू टू इट्स लीनियर शेप। तो इसमें डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू क्या आती है, नेट डाइपोल मूवमेंट इज 0। तो क्योंकि डाइपोल मूवमेंट 0 है तो ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा एग्जिबिट नहीं कर सकता, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। स्टिल बाकी चेक कर लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। अब आप सोचोगे सल्फर डाइऑक्साइड में भी ऐसा नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड में शेप लीनियर नहीं होती। ठीक है, दो डाइपोल्स हैं पर ये दोनों एड अप होंगे ना कि सब्ट्रैक्ट, तो ये नहीं आ सकता था। HF तो क्लियरली ही पता लग रहा है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो आंसर इज CO2। The spacing between successive spectral lines in the rotational spectra of diatomic molecule, जब आप इसका रोटेशनल स्पेक्ट्रा ड्रॉ करते हो ना, कुछ इस टाइप से लाइंस आती हैं। दिस ये लाइन होती है जब 0 to 1 ट्रांजिशन होती है, 1 to 2, फिर 2 to 3, 3 to 4 अप टू सो ऑन। ये लाइन आती है 2B पे, ये 4B पे, 6B पे, 8B पे, और इन लाइंस के बीच का गैप देख लो कितना आ रहा है, 4B माइनस 2B 2B, 8B माइनस 6B 2B, तो कितना आता है सक्सेसिव स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच का गैप, स्पेसिंग 2B। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर? इनमें से कौन सा सेमीकंडक्टर एग्जांपल है कंपाउंड सेमीकंडक्टर की? तो जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, दे आर फॉर्म्ड बाय ग्रुप 3+5, that is boron family and nitrogen family, that is boron family and nitrogen family। ठीक है,
या फिर इट कैन बी मेड, जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो दूसरे किससे बनते हैं, ग्रुप 2 प्लस ग्रुप 6 से। तो मैं चेक कर लेती हूँ कौन कौन सा है। तो फर्स्ट एग्जांपल गैलियम, इट इज अ मेंबर ऑफ ग्रुप 3 बोरोन फैमिली। आर्सेनिक, इट इज अ मेंबर ऑफ ग्रुप 5 दैट इज नाइट्रोजन फैमिली। तो यस, दिस इज एग्जांपल ऑफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर। इसमें NaCl है, तो Na ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, तो रॉन्ग है। AlCl3, Al ओके है, ग्रुप 3 से बिलोंग करता है, पर क्लोरीन हैलोजन ग्रुप नंबर 7, ये तो नहीं करना, तो ये भी रॉन्ग है। सिमिलरली क्लोरीन हैलोजन है, तो वो यूज नहीं होते, तो ये नहीं हो सकता, तो सीधा आ गया ए ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट बैंड गैप? इनमें से बैंड गैप सबसे कम किस में होगा? तो बैंड गैप का क्या होता है मेटल्स के केस में, क्योंकि मेटल कंडक्टर्स होती है ना, सबसे कम होता है। जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं, ये मेटल भी छोड़ो, कंडक्टर्स लिखो यहाँ पे, जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं वहां पे थोड़ा सा ज्यादा होता है, और जो इंसुलेटर्स होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा होता है ये बैंड गैप। तो कार्बन, कार्बन एक नॉन मेटल है, पर ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डायमंड एंड ग्रेफाइट। और जो इसकी ग्रेफाइट वाली फॉर्म है दैट इज द कंडक्टर। तो इस अकॉर्डिंग इसमें बैंड गैप कम होना चाहिए, पर इसको टिक करना है नहीं, बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है, एक सेमीकंडक्टर है। जर्मेनियम, जर्मेनियम भी सेमीकंडक्टर है। ग्रेटिन, ग्रेटिन इज ऑल्सो अ सेमीकंडक्टर, क्योंकि ये तीनों के तीनों सेमीकंडक्टर्स हैं। और कार्बन में अगर मैं ग्रेफाइट को कंसीडर करूं तो कंडक्टर है, तो इन तीनों के कंपैरिजन में कार्बन में क्या होगा, जो बैंड गैप है वो लोएस्ट होगा, कम होगा, ड्यू टू इट्स कंडक्टिंग नेचर। ठीक है, तो ऑप्शन ए। हाँ, अगर कोई मेरे पास मेटल दी होती जो प्योरली कंडक्टर की फॉर्म एग्जिस्ट की करती होती तो मैं वो ऑप्शन लगा देती है, पर अब कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, तो कार्बन इज द आंसर। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन लीड्स टू, जब हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होती है तो कौन सी शेप होती है, ऑक्टाहेड्रन। तो सीधा ऑप्शन आ गया डी, इजिएस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, which of the following is not correct about phosphazine molecule? phosphazine molecule के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? What are phosphazines? phosphazines like कंपाउंड होते हैं फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के, ठीक है, जिसमें अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। ऐसे नहीं कि इसकी सिर्फ यही फॉर्मूला है, बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं। P3N3Cl6 एक तो ये एग्जिस्ट करता है, ये कुछ इस टाइप का होता है, फास्फोरस नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फास्फोरस फास्फोरस नाइट्रोजन। ऐसे बॉन्डिंग जैसे बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर नहीं होती, वैसी वाली स्ट्रक्चर होती है, अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड्स। देन फास्फोरस के ऊपर फिर ये जो Cl6 है ना, 6 के 6, नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड आता है, तो 6 के 6 मतलब 2 2 करके फास्फोरस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जरूरी नहीं इसका यही हो, ये भी हो सकता है P4N4Cl8, तो वो कुछ इस टाइप का होता है, फास्फोरस नाइट्रोजन फास्फोरस नाइट्रोजन फास्फोरस नाइट्रोजन फास्फोरस और बीच में नाइट्रोजन। यहाँ पे भी अल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और ऐसी फास्फोरस के ऊपर 2 2 सब्स्टिट्यूशंस प्रेजेंट होती हैं। तो फर्स्ट वो बोल रहा है इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज P3N3Cl6, सही है ये तो। इन फॉस्फाजीन N इज sp3, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, दो तो सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, तो sp3 कैसे होगी, बिल्कुल गलत है ये, तो ये ऑप्शन आएगा नॉट करेक्ट में। एंड p इज sp2, नहीं तो as phosphorus is making 4 sigma bonds here, तो उसकी sp3 होती है, तो ये उल्टा लिख दिया, नाइट्रोजन की sp2 होती है, फास्फोरस की sp3, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट, तो यही आंसर आ गया, पर बाकी भी देख लेते हैं। इट इज अ प्लेनर रिंग स्ट्रक्चर, यस ये रिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल प्लेनर होता है। फॉस्फाजिन इन्वॉल्व्स डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, यस इसमें डी पाई पी पाई बॉन्डिंग होती है, क्योंकि फास्फोरस के डी पाई नाइट्रोजन के पी पाई बॉन्ड यूज होते हैं, सही है, तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट एक्सेप्ट बी, तो आंसर इज बी। लास्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द 18 इलेक्ट्रॉन रूल इज नॉट ओबेड? आपको कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, इनमें से 18 इलेक्ट्रॉन रूल किसमें ओबे नहीं हो रहा? तो सबसे पहले काउंट करते हैं क्रोमियम की। क्रोमियम की कॉन्फिगरेशन इज आर्गन 18 3d6
सॉरी 3d5 4s1, तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 6, प्लस कार्बोनिल, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है तो 2 इंटू 6 इज 12, दैट इज 16 प्लस 12 प्लस 6 इज 18, तो यस इसमें तो फॉलो हो रहा है। फिर आते हैं FeCO5 आयरन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज आर्गन 18 3d6 4s2, तो यहाँ पे 6 प्लस 2 8 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन आ गए। अगेन कार्बोनिल इज अ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, तो 2 इंटू 5 10, तो ये भी 18 आ गया, यस इसमें भी हो रहा है। देन इज निकल टेट्राकार्बोनिल, तो निकल आर्गन 18 3d8 4s2, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, प्लस 2 इंटू 4 8, तो ये भी 18 बन गया, तो ये भी हो रहा है। लास्ट वन इज ClMnCO5, सबसे पहले तो मैंगनीज की बात करते हैं, Mn, तो Mn अब इसको ना सॉल्व करने के, ये आयनिक लिगेंड आ गया ना, 2 तरीके हैं, न्यूट्रल और आयनिक, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, मैं अपने वाला अप्लाई करूंगी, देख लेना। मैंगनीज है, इट इज आर्गन 18 3d5 4s2, तो ये कितने आ गए 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो मेरे वाले मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि मैं उस अकॉर्डिंग अप्लाई कर रही हूँ, तो क्लोरीन इज अ 1 इलेक्ट्रॉन डोनर एंड कार्बोनिल 5 इंटू 2 10, तो ये भी 18 आ गया। और अगर आप दूसरा वाला मेथड अप्लाई करो इस तरीके से कि मैंगनीज यहाँ पे क्या है 3d5 4s2 है, ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन तो इसके आ गए। फिर अगर आप क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज लेके चल रहे हो, तो मैंगनीज यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इट विल बी 3d5 4s1, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, तो उस केस में आप क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन डोनर लोगे, तो 6 प्लस 2, और कार्बोनिल 5 प्लस 2 10, दैट इज 5 इंटू 2 10, तो ये कितना आ गया 18, तो इसमें भी 18 है। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं है जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं हो रहा, तो दिस इज ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन, तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेस करनी थी हमें, क्योंकि चारों के चारों ऑप्शंस ही ऐसे गिवन है जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे हो रहा है, कोई भी कंपाउंड ऐसा नहीं है जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे नहीं हो रहा, तो दिस क्वेश्चन इज ऑब्जेक्शनेबल, तो इसका आंसर आएगा ऑल कंपाउंड्स फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ठीक है, तो आपको उस अकॉर्डिंग ही अटेम्प्ट करना है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स, राइट इन द कमेंट बॉक्स, और अगर आपको बांसल अकेडमी के बारे में, हमारे कोर्सेज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग।